अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और लेकिन आज स्पेशल एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत या हार पाकिस्तान में ना सिर्फ मीडिया हाइप बल्कि फैंस के दिलों को भी तोड़ती या जोड़ती है। ये खेल ना सिर्फ पाकिस्तान में एक खेल नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जुनून है और क्रिकेट ही सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर क्रिकेट टीम जीत रही हो तो हमें सब कुछ ठीक लगता है, क्रिकेट टीम हारने लग जाए तो मूड ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरह अगर टीम जीत रही है तो खिलाड़ी और पीसीबी के लोग हीरो हैं, और अगर टीम हार जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या बोर्ड ऑफिशियल्स हो, फिर सबकी खैर भी नहीं होती। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, T20 में वर्ल्ड कप हमने मेंस जीता 92 में, लेकिन क्यों नहीं हम ऑस्ट्रेलिया या अगर हम बात करें आखिरी 10 साल में इंग्लैंड या फिर भारत की तरह उतने कंसिस्टेंट नहीं हो सके। हमारी क्रिकेट के जो पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, फिर इसके अलावा जो हालिया अरसे में हमारी टीम की कारकर्दगी चेंजेस हुई, उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और शायद इससे कोई बेहतर शख्सियत हो नहीं सकती जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब, जो कि फॉर्मर ICC प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी साहब। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल सर, मैं आपसे सवाल भी कह लें, थोड़ा सा शिकवा भी कह लें कि तकरीबन अब आपकी मुद्दत भी 2 साल से ज़ायद हो गई। पहला इंटरव्यू है डॉन न्यूज़ पर। हमने देखा कि थोड़े कम इंटरव्यू दिए मानी साहब आपने, लेकिन जब आप ICC प्रेसिडेंट थे या एक्स ICC प्रेसिडेंट थे, हम आपको फ़ोन करके कभी कभी खबर ले लिया करते थे। तो सर थोड़ी दोस्ती कम रही आपकी मीडिया से पाकिस्तान में इस बार? देखिए, मैं यहाँ अपने को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। और जो कुछ काम हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। सो इसमें कोई जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट समी साहब में हमारे CEO वसीम साहब, वो काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं मीडिया से। मेरा रोल है कि जो हम अपना विजन लाए हैं, जो स्ट्रेटजी लाए हैं, उसको पहले तो हमने अपने सिस्टम में डालना था और फिर उसको हमने डिलीवर करना था। तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम लगता है। सो और जो आपके सामने पिछले 2 साल में चीज़ें आई हैं, वो वही चीज़ें हैं जो मैंने 4 सितंबर 2018 में आपको वादा किया था सबको कि मैं करूँगा। लोग ये समझते हैं कि वसीम खान साहब जो है ना वो बड़े डोमिनेंट हैं इस बोर्ड के अंदर, वो बड़े प्रोमिनेंट भी हो गए हैं, वो सारे डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं। आज एहसान मानी साहब, अगर आप अपॉर्चुनिटी है हमें भी प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लोग भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली वसीम खान और आपके रिलेशनशिप, उस पर भी बात हुई थी कुछ अर्से पहले, ज़रा वो खबरें आने शुरू हो गई थी ना, कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, वो इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ ऐसी बातें भी हुई। प्लस अब आपने जैसे वादे किया कि आप विजन बनाते हैं, फिर वो सारा चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, बट थोड़ा सा इसको आप डिस्क्राइब करें, हाउ यू एंड वसीम खान एक्चुअली वर्क्स। कौन डिसीजन मेकर है, किसके पास पावर ज़्यादा है? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज ए टीम काम करते हैं। सिर्फ वसीम नहीं, उनके नीचे सीनियर मैनेजर्स हैं और हमारे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होता। मैं सारी ज़िंदगी में एक बड़े वेल स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मुझे पता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह, अरबों की पाउंड्स और डॉलर्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती हैं। प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, सबको पता होना चाहिए। और यहाँ माशाल्लाह पता है कि उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है और चेयरमैन का क्या रोल है। आप कितने होपफुल हैं एहसान मानी साहब कि ये जो कल एक बड़ी सेटबैक की खबर थी, 6 खिलाड़ी हमारे पॉजिटिव हो गए, लेकिन आप कितने होपफुल हैं कि ये टूर प्रोसीड हो जाएगा, कोई डेंजर नहीं है? लोग ये समझ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता एक केस और आया, आज भी टेस्ट हुए, कल रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि टूर ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ बताना चाहेंगे फैंस को कि इमिनेंट कोई डेंजर कितना है या कितना कंट्रोल हो गया डैमेज? देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। हमारे 2 हफ्ते जाने से पहले न्यूजीलैंड हमारे खिलाड़ियों के 4 टेस्ट हुए थे। एक तो 20 को PSL जैसे ख़त्म हुआ, उनका टेस्ट हुआ, कुछ दिन के लिए वो घर गए। घर से जब या वापस लाहौर आ रहे थे, उनका घर पर टेस्ट हुआ सबका। सो पहला प्री टूर टेस्ट कहते हैं, उनका अपने घरों में हुआ था, जस्ट टू मेक श्योर कि जो PCB ने बबल बनाया था लाहौर में उसको कंटेमिनेट नहीं किया जाए। उसके बाद लाहौर में 2 टेस्ट हुए और ये और सारे साथ थे।
सिर्फ फ़खर जवाब का को बुखार था, उसको हमने एज अ मैटर ऑफ सेफ्टी उसको रख दिया हुआ पीछे। उसके बाद आप ये सोचें कि लाहौर से टीम गई है बाय एमिरेट्स टू दुबई, दुबई के बाद गई है टू न्यूजीलैंड ऑकलैंड। ये कोई 23-24 घंटे का सफ़र था। हमें जो हमें फ़िक्र है वो है कि कहीं शायद ट्रांजिट में या ट्रैवल में कहीं उनने कुछ पिकअप नहीं कर लिया हो। न्यूजीलैंड ऑकलैंड पहुंचे, उसके बाद वो गए हैं बाय अनदर फ्लाइट लिंकन, जहां वो टीम रुकी हुई है। हमने बड़े केयरफुली सब प्लेयर्स को चेक किया था, कराची में भी और लाहौर में भी, और फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर फिर भी जो उनकी लाहौर की टेस्टिंग हुई थी वो हमने लेबॉरेटरी से दोबारा कंफर्म करवाया है कि कोई थोड़ी सी भी गलती ना हुई हो। और हमें आज कॉन्फर्मेशन मिली है कि उनने लेबॉरेटरीज ने अपने सारे टेस्ट दोबारा चेक किए हैं, और उनने हमें ये तसल्ली दी है कि वो उनका ये था कि जो हमने टेस्ट किए हैं वो हम समझते हैं कि बिल्कुल सही थे, और जो प्लेयर्स आपके गए हैं पाकिस्तान लाहौर छोड़कर वो उस वक्त क्लियर थे। तो अब ये द क्वेश्चन है कि ये किस तरह और कब ये जो पॉजिटिव टेस्ट हुए, और ये जो 6 पॉजिटिव टेस्ट हुए भी हैं इनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। ये कुछ जो न्यूजीलैंड में उन्होंने टेस्टिंग की है उसके ज़रिए पता चल रहा है कि ये अफेक्टेड है, मगर इन 6 के आज अब 2 दिन हो गए, वो हमें जो खबर आ रही है कि उनको कोई सिम्टम्स शो कर रहे। आप समझते हैं जो लोग कह रहे हैं, शोएब अख्तर साहब ने भी ये कल सोशल मीडिया पे कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे कि हमें वार्निंग दे रहे हैं या उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री से हम उनके मेहमान हैं। आप समझते हैं कि थोड़ा सा हार्श हो गया, या हमारे खिलाड़ियों ने अगर एसओपीज़ फॉलो नहीं किया, आप समझते हैं ठीक किया उन्होंने? फिर अगर आप एसओपीज़ किसी मेहमान मुल्क में जाके फॉलो नहीं करेंगे तो उनका हक हासिल है। देखिए, इसमें कोई इसको हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कंफ्यूज। जो इसमें कोई शक नहीं है, जब हमारी टीम वहाँ गई तो उस वक्त कुछ उनने वहीं रिसेप्शन पर उनको दिए होंगे एसओपीज़ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। जितनी ब्रीचेस हुई हैं वो उस वक्त हुई हैं जब टीम ने चेक इन किया और अपना सामान लेके अपने कमरों में जा रहे थे। और कई ऐसे लड़के थे, उन्हें दूसरों के पास गए, उनने बात की उनसे और कहा कि हमें बताओ, हमें बताएं कि काबा किस तरफ है, हमने नमाज पढ़नी है सफ़र के बाद। तो अब उस वक्त इनका इंटरेक्शन हुआ। हमारे खिलाड़ियों ने ये नहीं सोचा कि हमें उस वक्त 6 फुट के फासले या 10 फुट का फासला रखना चाहिए, मगर ये भी आप सोचें कि 24 घंटे की फ्लाइट के बाद आ रहे थे और ये उसी वक्त हुए सारे हादसे। उसके बाद कोई नहीं हुआ, मगर ठीक है। न्यूजीलैंड में हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि कोई एक इंसिडेंट नहीं है आज न्यूजीलैंड में। कुरान रिप्ले में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो कि एक दिन मजीद गुजर गया, कुछ वहाँ पर 3-4 खबरें मैंने आज सुबह जब पढ़ी थी, अदल सुबह, तो वो कुछ ये थी कि वो फिक्रमंद है कि कहीं और हमारे ग्रुप में कहीं ट्रांसमिट ना हो गया हो। तो आप इस वक्त कितने फिक्रमंद हैं, या समझते हैं कि नई चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी? और इस टूर के ऊपर अभी आपकी क्या राय है सर? देखिए, इसमें मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा कि आएंगी या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब लाहौर से चले थे सब क्लियर थे। उसके बाद वो जो 24 घंटे का सफ़र किया उसने, अगर कुछ उसकी वजह से कुछ हुआ है इनको, तो वो हम इन्वेस्टिगेट बिल्कुल कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और जो न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी हम उनसे बात कर रहे हैं और बोर्ड के लेवल पे भी। अगर एयरपोर्ट पर कहीं हुआ हो, ये हमें फिक्र है कि फिर ये होता है कि किस खिलाड़ी को हुआ, उसकी फिर कितने लोगों से उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो आइडेंटिफाई भी हुए 6, वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली हम उस बड़े ख्याल से नज़र रख रहे हैं, बट और निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो सिर्फ मेडिकल लोग बता सकेंगे हमें, मगर हम इसको बड़े क्लोजली और बड़े केयरफुली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ टूर को कोई इस पर डेंजर है, आप समझते हैं, या अभी ये टूर ऑन है? जैसे कल स्पेकुलेशन हो रही थी कि एक केस और आया, एसओपी एक और खिलाफ वर्जी हुई तो फाइनल वार्निंग है,
आप समझते हैं कि वो वार्निंग बरकरार है, खतरा है, या समझते हैं नहीं चीज़ें हल हो जाएंगी? आप कितने कॉन्फिडेंट है कि क्रिकेट 18 दिसंबर को पहला T20 शेड्यूल के मुताबिक हो जाएगा? देखिए, वार्निंग का मुझे फिक्र नहीं है। उन लोगों ने, ठीक है, उनका अपना तरीकाकार होता है, उनने हमें ज़रूर वार्निंग दी और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो ख़तरा है टूर का, अगर कोई ख़तरा है कि अगर नए निकलते हैं केसेस, कि फिर वो जो आइसोलेशन प्रोटोकॉल है, जो बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो क्या होगा। और अगर फिर 14 दिन और लॉकडाउन में रहना पड़े तो फिर हमारे प्लेयर्स के लिए तैयारी करना सीरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर ऑलरेडी हमारी बात शुरू हो गई न्यूजीलैंड बोर्ड से कि वो भी इसको ज़रा सोचें कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर जाके वहाँ इंटरनेशनल मैचेस खेलें जब उनने प्रैक्टिस नहीं की हो दो हफ्तों से। ठीक है मानी साहब, बाकी टॉपिक्स पर आते हैं। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर हम बात करें। आपने जब टेक ओवर किया 8 सितंबर 2018 को, तो उसके बाद 16 टेस्ट पाकिस्तान ने मानी साहब खेले, 4 हमने जीते हैं, 8 हारे हैं। इसी तरह अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें, वहाँ कारकर्दगी कुछ बेहतर है, जहाँ हमने 36 वनडे खेले हैं, लेकिन रैंकिंग हमारी जो है वो 6 है, 14 हमने मैचेस जीते, 19 हारे हैं। T20 में भी हमारी कारकर्दगी जैसे कि पिछले ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ भी रैंकिंग हमारी डिप हुई है। 1 to 4 हमने 24 जो खेले हैं, 13 हम जीते हैं, 9 हारे हैं। अब ये पैरामीटर है जिसको फैंस देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है। टेस्ट रैंकिंग हमारी सर 7 है, वनडे 6 है और T20 रैंकिंग 4 है। आपकी प्रेजेंटेशन जो वसीम खान साहब के साथ थी डोमेस्टिक रीवैम्प पे, आपने उस वक्त भी ये कहा था कि हम टॉप 3 में आना चाहते हैं दुनिया की हर रैंकिंग के अंदर। लेकिन सर 7, 6 और 4 आप सेटिस्फाइड हैं इस परफॉर्मेंस से? क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है, स्पेशली अगर हम बाहर खेलते हैं पाकिस्तान से। देखिए, आप ज़रा सोचिए, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था, बहुत क्रिकेट हो रही थी मगर क्वालिटी बड़ी कमज़ोर थी। जो हमने ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक किया है और रिवैम्प किया है, इसकी वजह यही है कि हमें क्वालिटी क्रिकेट चाहिए टॉप लेवल पर। कायद आज़म ट्रॉफी में, हमारे T20 टूर्नामेंट्स में, हमारे 50 ओवर टूर्नामेंट्स में, इसके में तब्दीली लाना ओवरनाइट नहीं होगा। ये 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है कि प्रोफेशनलिज्म लाना बोर्ड में, कि जो हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस की टीम्स हैं, फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, उसके नीचे सेकंड 11 टीम्स हैं, उनके नीचे इंशाल्लाह इस अगले साल हम सिटी क्रिकेट करेंगे और उनके नीचे क्लब क्रिकेट होगी। प्रोफेशनलिज्म वहाँ से शुरू होती है, सिटी क्रिकेट से, क्रिकेट एसोसिएशंस के लेवल से, और कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के साथ साथ चलती है। अभी तो जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं, सब एक सिस्टम से आए हैं जो आप समझ लीजिएगा पुराना सिस्टम था। फिटनेस इश्यूज होते हैं, डाइटरी इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिकेट पर इश्यूज होते हैं। इन सब एरियाज में हम इनकी मदद कर रहे हैं, मगर ये अनफॉर्चुनेटली हम सब परेशान होते हैं जब पाकिस्तान हारता है, मगर ये अनफॉर्चुनेटली ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी, हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और उसका नतीजा इंशाल्लाह यही होगा कि हम टॉप 3 में हमेशा होंगे। अच्छा मानी साहब, चूंकि सवाल कम है और टाइम कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम जल्दी भी सवालात को टेक करते जाएँ और आपके मैं आंसर लेता जाऊँ। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रीजनल एसोसिएशन, और फिर जिस तरह वो एक आपने और मानी साहब वसीम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेजेंटेशन दी थी, वहाँ बात हुई थी कि बड़ा इसको कॉर्पोरेट स्टाइल से चलाया जाएगा, रीजन्स के अपने CEOs होंगे, उनके अपने अपॉइंटीज़ होंगे, वहाँ पर सिस्टम बनेगा। तकरीबन 7 साल से ऊपर हो गया सर, वो रीजनल एसोसिएशन नहीं बनी है। हमारी टीम्स भी रीजन्स की PCB सिलेक्ट करता है, वो किसी किस्म का स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा। मानी साहब, ये डिले आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपके भी प्लान्स को डिले कर रहा है, डैमेज कर रहा है? इतना डिले हो कैसे गया मानी साहब? डिले की तो वजह है, एक तो कोई 50 कोर्ट केसेस PCB के खिलाफ, जिन लोगों का नुकसान हो रहा था नए स्ट्रक्चर में, जो पहले फ़ायदा उठाते थे पुराने स्ट्रक्चर का, वो जब उनके पैसे बंद हो गए, उनके मौके कम हो गए पैसे बनाने के, तो ऑब्वियसली उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमे शुरू किए। जहाँ तक क्रिकेट एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन की बात है, सबसे पहले तो इनका हम लोगों ने आइन बनाना था, वो बनाया, उसके खिलाफ लोग गए कोर्ट में, मगर बहरहाल वो हमने इवेंचुअली पुश थ्रू कर दिया।
अब हमने इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमने फिर इन क्रिकेट एसोसिएशन को रजिस्टर करना था मुख्तलिफ सूबों में जी। वहाँ डिलेज आए। उसकी मेन एक्सक्यूज़ हमें बताई गई कि जी कोविड की वजह से सरकारी काम रुक गया है, कम हो रहा है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हम लोग इनफैक्ट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते में हम जो इंटरम कमेटी के चेयरमैन हैं वो अनाउंस कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो इंटरम कमेटी के मेंबरान हैं उनको भी अब अपॉइंट कर देंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, मगर इसको देखें, अगर हम ये ठीक तरह नहीं करें शुरू से तो वो अनप्रोफेशनल रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक क्रिकेट एसोसिएशन हर एक सूबे में एक मिनी पीसीबी हो। उनका अपना चेयरमैन होगा, अपना चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, अपना सीएफओ होगा, अपना क्रिकेट डेवलपमेंट के लोग होंगे और क्रिकेट मैनेजमेंट के। और इस सब के लिए हमें प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना पड़ेगा। और ये बिकॉज पाकिस्तान में चैलेंजेस होते हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं, लोग अजीब किस्म के समझ लीजिएगा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं। मीडिया में बहुत उछालते हैं बातें। मगर जो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो काम है वो सीरियसली कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, मगर जो कोविड का बात सच है कि काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कोई 6 महीने के लिए फुल स्टीम पर काम ही नहीं किया। प्रोग्राम रिप्ले में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर एहसान मानी साहब के साथ मजीद जो हमारे ज़हन में सवालात हैं और आपकी भी जो सवालात आपने भेजे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी हमारे साथ मौजूद हैं। मिसबा और बाबर में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बाबर को तीनों जो अपॉइंट किया फॉर्मेट का कैप्टन, एक तो उसका टेन्योर अभी तक नहीं पता, मिसबाहुल हक का टेन्योर 3 साल का था लेकिन फिर 2 ओहदे उनसे वापस ले लिए गए। कितना कॉन्फिडेंस है अभी आपको मिसबा पे कि वो 2021 या 2022 के वर्ल्ड T20 तक कोच रहेंगे? और बाबर आजम का जो अपॉइंटमेंट है एज अ कैप्टन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट, उसकी मुद्दत सर नहीं बताएगी तो लोग ये स्पेकुलेट करते हैं ऐसा ना हो कि अजहर अली की तरह 1 साल बाद उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हो और उनकी भी कहीं छुट्टी ना हो जाए। तो कुछ इसको आज प्लीज़ वादे कीजिएगा, इन दोनों आपकी की जो इस वक्त अपॉइंटीज हैं इन पर कितना कॉन्फिडेंस है और इनके क्या टेन्योर्स हैं सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिसबा पर बात करें, इनको हमने शुरू में ज़रूर किया था दोनों ओहदों में, दोनों रोल्स में। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी टेंशन थी कोच और चीफ सिलेक्टर के दरमियान कि क्या टीम होनी चाहिए, और हमारे खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज थे कि वो कोच की तरफ देखें या सिलेक्टर की तरफ। वो ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि बेस्ट ये होगा कि शुरू में एटलीस्ट एक ही बंदा ये दोनों करे। और मिसबा परफेक्ट चॉइस थे, वो पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके थे, वो इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादा प्लेयर्स के साथ वो खेले हुए थे। ठीक है। तो वो उनका एक्सपीरियंस इसमें बहुत फ़ायदेमंद था। जहाँ तक ये चेंज क्यों किया गया वो सिंपल बात है, हमने 1 साल के बाद अप्रेस किया, फिर हमने देखा कि अगले साल क्या होगा। आप ये सोच, पीछे जब मिसबा आए तो ऑस्ट्रेलिया को टीम ले गए, उसके बाद हम लोग वापस यहाँ आए तो श्रीलंका, बांग्लादेश सीरीज, जिम्बाब्वे सीरीज, बीच में PSL हो रहा था, तो बहुत एक्टिविटी थी। अगर हम इसको अगले साल के लिए देखें तो साउथ अफ्रीका आ रहा है, यहाँ हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे जा रहे हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड जा रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे, उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप है, बीच में PSL होगा पाकिस्तान में। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी एक बंदा सारे इसको एज चीफ सिलेक्टर कवर नहीं कर सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मौका था कि इन दोनों रोल्स को स्प्लिट किया जाए। और ये हमने कोई आर्बिट्रेरीली डिसीजन नहीं ली, इस पर हमने मिसबा से मशवरा किया, बात की और म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं बेहतर यही हो कि इसको स्प्लिट किया जाए। तो इसमें और कोई वो नहीं है बचवा। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि लोग ये सवाल कर रहे हैं। बाबर 25 साल के 26 होने लगे। सबसे यंगेस्ट पाकिस्तान का कैप्टन था वकार यूनुस, 22 साल 22.5 साल की उम्र पर। उनसे पहले
जो अगर आप देखें जो यंग कैप्टन्स रहे हैं पाकिस्तान के, जावेद मियांदाद, जावेद बकी, शोएब मलिक, सलमान बाग, ये सब बाबर की एज से कप के थे। बाबर एक प्लेयर है जिसकी कोई शक नहीं है लोगों को कि सारे फॉर्मेट्स उसको खेलने चाहिए। तो उसकी जगह टीम में पक्की है और मैं समझता हूं कि जैसे जितनी वो कप्तानी करेगा उतना वो बेहतर होगा। जो आप बात कर रहे हैं कि कितने सालों के लिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो परफॉर्म करेगा और जब तक वो मैनेज कर सकेगा इस सब को, तो वो कप्तान रहेगा। लेकिन मानी साहब कहते हैं कलामी लोग ये फिर कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है ना वो अप्स एंड डाउन आते हैं, स्पेशली जब हम इंग्लैंड जाएंगे, जैसे भी न्यूजीलैंड गए हैं, हमारी परफॉर्मेंसेज यहाँ हिस्टोरिकली अच्छी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी टीम कहीं टूर करती है तो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान या इंडिया आके स्ट्रगल करते रहे हैं, बट अगर टेन्योर अनाउंस नहीं होता तो अनसर्टेनिटी नहीं है सर। बेहतर नहीं है कि अगर उनको अपॉइंट कर लिया जाए फॉर 2 years या 3 years, उनको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा, या आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं हमने आपको टाइम देना है? क्योंकि अगर के केस में आपने 1 साल बाद चेंज कर दिया ना, तो लोग अब इसको बाबर से भी लिंक कर रहे हैं कि फिर उनका फ्यूचर भी कहीं ऐसा ना हो जाए। हम क्यों करें उनको 1 साल के बाद? देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप फिर मीडिया स्पेकुलेशन होगी कि आप सिर्फ किसी में 2 साल के लिए किया, उसके बाद क्या होगा। इनको मैंने तसल्ली ये दी है, आप जाओ खेलो, आपकी 100% बैकिंग है पीसीबी की। आप पाकिस्तान के कप्तान हैं हर एक फॉर्मेट में, और उसमें कोई कभी हम लोगों ने एडहॉक तब्दीलियां नहीं की हैं। आप देख लें जो कैप्टन मेरे टाइम में चेंज हुए, सरफराज चेंज हुए, वो उस वक्त बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बैटिंग में, कीपिंग में, और हमने ये समझा कि उनको थोड़ा सा इक्वेशन से बाहर निकाल के उनको मौका दिया जाए कि वो अपने गेम को वापस ठीक करें। और सरफराज ने बहुत मेहनत की है, अपनी वेट लूज किया है, फिटनेस इंप्रूव की है, आज भी स्क्वाड के हिस्से हैं, कोई वजह है ना इसकी। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अजहर आइडियल फिट थे, उनका एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ था उन्होंने इन द पास्ट, और टेस्ट क्रिकेटर थे। मगर अब ये अगर आप आगे देखें जो हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम और अवे सीरीज खेल रहे हैं, फिर जिम्बाब्वे जा रहे हैं, फिर इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, फिर PSL होगा बीच में, फिर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, और उसके इमीडिएटली बाद हम बांग्लादेश जाएंगे। तो लगातार बहुत क्रिकेट हो रही है और ये तीनों फॉर्मेट्स में होगी। इसके लिए हमने अब ये देखना है कि अब, और फिर ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 में फिर एक और ICC वर्ल्ड कप है, 2000 T20 का, और 2023 में ICC वर्ल्ड कप है 50 ओवर गेम का। सो इतनी ज़्यादा जो क्रिकेट हो रही होती है, तो हमें अब आगे देखना है, और अजहर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, और बेहतर यही है कि अब हमने फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ना है। ठीक है सर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि खुद स्पोर्ट्स क्रिकेट लेजेंड और पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान और ऑब्वियसली दुनिया के क्रिकेट का बड़ा नाम है, वो पैटर्न इन चीफ भी हैं। लोग काफ़ी इस बारे में जानना भी चाहते हैं, तजस्सुस भी है कि उनकी क्या इनपुट होती है। कुछ ये भी अगेन मीडिया रिपोर्ट्स कह लें, ये एक अवामी राय है कि शायद उनका इन्फ्लुएंस या उनकी तरफ से अगर आसपास से क्या आता है वो इन्फ्लुएंस आप तक बहुत ज़्यादा है, उसी बेस पे फैसले हो जाते हैं। आपके पास सर अपॉर्चुनिटी ये बता सकें कि उनका और आपका क्या राब्ता रहता है, क्या उनकी इनपुट्स होती है? जो हमारी कैप्टनसी चेंजेस सरफराज की हुई थी, क्या उनमें कोई था उनका से, या अजहर की अब जो कैप्टनसी गई लोग उसको लिंक करते हैं जी वो खान साहब से तीनों क्रिकेटर्स क्योंकि मिलने चले गए थे, तो अब जी उन पर जो उनसे एक रिवेंज लिया जा रहा है। तो मानी साहब ऐसा हुआ क्या, या खान साहब की कितनी इनपुट रहती है सारे मामला पर? एक तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते वो, क्रिकेट पर तो उनसे मेरी बहुत कम बात होती है, फॉर द सिंपल रीज़न कि उन्हें पता है कि हमने एक यहाँ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाए हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं हमारी क्रिकेट कमिटीज़ में, हमारे मैनेजमेंट में, और मैं ज़रूर फॉर्मर प्लेयर से खुद बात करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, और मगर
इसमें जो फैसला होता है वो सिर्फ पीसीबी खुद करता है, इसमें किसी और का कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो गलतियां करेंगे तो हमारी होगी, कितनी बेहतर करेगी वो भी हमारी होगी। पुराब रिप्ले में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आईसीसी के नए प्रेसिडेंट ग्रेग बार्कले इलेक्ट हुए हैं और न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है। अब इसमें बिग थ्री के हवाले से भी आपका बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ रहा है। बिग थ्री ने एक ज़माने में डोमिनेट करने की कोशिश की थी, फिर वो चीज़ें कम हो गई। इनके आने से इंडियन मीडिया में मैंने कुछ खबरें पढ़ी, वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है और जो बड़े बोर्ड हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। प्लस सर, अब आईसीसी के एफटीपी जो 2023 से आगे बनने हैं, उसमें इस सारी चेंज का आप कैसे ताल्लुक देखते हैं? हमें फ़ायदा हुआ है सर, हम तो शायद इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, और मैं ये नहीं कमेंट करूंगा कि पीसीबी ने किसको सपोर्ट किया, मगर इसमें कोई पॉलिटिकल दाव नहीं चल रहे थे। जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो होगा, और ग्रेग बार्कले बिल्कुल बहुत अच्छे चेयरमैन होंगे, इसमें मुझे शक नहीं है। लॉयर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्रिकेट को जानते हैं, रग्बी के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनके साथ काम करने के लिए। मैं खुद आईसीसी की जो फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी है, जो आप समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, वो मैं चेयर करता हूँ। आईसीसी की जो गवर्नेंस रिव्यू कमेटी बनी है, जो सारा ये देख रही है कि आइंदा पैसे किस तरह बांटे जाएं। एफटीपी देखेगी, वो ये देखेगी कि जो स्ट्रक्चर है आईसीसी की डिसीजन मेकिंग का, उस कमेटी पर मैं हूँ। अगर लोगों को फिक्र होती है कि ये पॉलिटिक्स की, तो मैं उन कमेटीज पर अब तक ख़त्म हो गया होगा। ठीक है सर, फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें, और फिर आईसीसी के इवेंट होस्टिंग, क्योंकि आप ने इस हवाले से पहले भी हिंट दी थी कि पीसीबी चाहता है कि अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के अभी एक अच्छा रिवाइवल है। ऑब्वियसली इंग्लैंड आता है या ऑस्ट्रेलिया 2022 में, उस पर भी कुछ फरमा दीजिएगा। और इंडिया से क्या सर, हम नेक्स्ट एफटीपी में कुछ रखना चाहेंगे? क्योंकि होना ना होना बराबर ही है। जब तक ये हमने देखा 3-4 साल से उनसे खेल तो नहीं पाते, वो सारा कुछ हमारे लिए बेमायनी हो गया हुआ है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, नए एफटीपी में इंडिया के साथ क्या हम सीरीज रखेंगे, नहीं रखेंगे? और आईसीसी इवेंट होस्टिंग पर हमारा जो सीरियस टारगेट है, अगर आज हम बैठे हुए बात करें, आप किस इवेंट को टारगेट करना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में लोग अब चाहते हैं कि बायलैटरल के बाद कोई बड़ा इवेंट भी यहाँ पर होस्ट किया जाए। इंशाल्लाह होगा। देखिए, हमने 2-3 लेवल्स पे इसको टारगेट, आईसीसी के वर्ड्स में पहले बात करता हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि हम एक T20 इवेंट यहाँ पाकिस्तान में बड़े आराम से होस्ट कर सकेंगे। जहाँ तक वो इवेंट्स जिसमें ज़्यादा मैचेस और ज़्यादा ग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमने ऑलरेडी एक MOU एग्री कर लिया है यूएई के साथ कि यूएई और पाकिस्तान मिल के होस्ट कर सकेंगे। अगर जैसे 2031 या 32 या 33 का वर्ल्ड कप जो होगा, उसके लिए भी हमने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और कुछ जूनियर इवेंट्स हैं जो हमारे अंडर 19 इवेंट्स हैं, उसमें भी हमने अपना इंटरेस्ट रजिस्टर किया है। और हमें अपने इसमें मुझे ये भी क्लियर हूँ कि हमें अपने स्टेडियम्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करने पड़ेंगे, बहुत काम होगा। इस पर ऑलरेडी बात शुरू हो चुकी है आईसीसी से, और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में इस पर आगे बात बढ़ेगी। मगर आईसीसी बहुत कंफर्टेबल है पाकिस्तान से। अब उनके लोग आ चुके हैं यहाँ, उनके अंपायर्स रेफरी आ चुके हुए हैं जब ये कोविड से पहले, और उनको बिल्कुल सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की। जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, इंडिया में प्लान्स में बिल्कुल फिक्र नहीं करता। मैंने इंडियन बोर्ड को ये कहा हुआ है कि अगर आप हमसे कभी भी खेलना चाहो तो पहले हमसे बात करो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो सर, एफटीपी जो कि पहले से डिसाइड हो जाती है, हम कोई सीरीज रखेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगा, या समझते हैं कि अगर नहीं खेल रहे तो हम दूसरे बोर्ड्स को देखें? क्योंकि उनके साथ सीरीज रखकर हमने वेस्ट ऑफ टाइम रहा है। आपने भी अपनी ओपिनियन पहले भी दिया था कि आप खुद नहीं अप्रोच करेंगे। हम क्या नेक्स्ट एफटीपी में पाकिस्तान की है इंटेंट कि उनके साथ सीरीज रखी जाए, या आप लोग इनकार कर सकते हैं कि नहीं, जब भारत नहीं खेलता तो हमें सीरीज भी नहीं रखनी?
देखिए अभी तो उस स्टेज पर पहुंचे नहीं, अभी FTP पर काम शुरू हुआ है, वसीम खान कर रहे हैं, मगर हमारी थिंकिंग में इंडिया फिगर नहीं करता। अगर वो खेलना, अगर वो जब FTP की डिटेल में जाना शुरू करें हम लोग, अगर वो लोग हमसे आके कहते हैं कि जी नहीं इसमें आप रखें, तो हम उस वक्त देखेंगे, मगर हम नहीं अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं इस पर। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम है, सवाल और भी थे। समी असलम पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो US शिफ्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं जी उनकी बात को मैं फिर लिंक करूंगा एक मेंटालिटी से कि जो अब जॉब्स ख़त्म हुई हैं और खिलाड़ी थोड़े परेशान हैं फाइनेंशियली, वो समझते हैं कि उनके पहले जैसे मामलात नहीं रहे, क्वालिटी बेहतर ज़रूर होगी लेकिन खिलाड़ी परेशान हैं। एक तो इस चीज़ का थोड़ा आप बताएं, अंदाज़ा है आप तक क्या इतलात पहुँची हैं, और फिर एक क्रिकेटर का पाकिस्तान से जाके US सेटल होना और वहाँ की नेशनल टीम से खेलने की बातें, आप समझते नहीं है कि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट का बाहर जा रहा है? और इस मामले पर PCB खामोश भी है, उनके हवाले से किसी किस्म की अब तक हमें कोई अपडेट सुनाई नहीं दी। लगता है कि जैसे वो जा रहे हैं तो PCB या किसी को शायद फिक्र नहीं है कि ठीक है वो जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं। देखिए किसी को पाकिस्तान में खेलने के लिए या ना खेलने के लिए उनकी चॉइस होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं एज ए प्लेयर समी, मगर जो इवेंचुअली हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको फैसला करना पड़ता है कि किस प्लेयर को वो चूज़ करें, कितने ओपनर्स चाहिए उनको, उनकी वो स्पेशलिस्ट पोजीशन है, वो सब उनकी असेसमेंट होती है। यहाँ वो मैं नहीं कर सकता, वो वसीम खान नहीं कर सकते। तो सिलेक्टर्स की जो राय होती है उसके मुताबिक हम डिस्कस ज़रूर करते हैं कि आपने इस प्लेयर को सिलेक्ट किया या उसको नहीं किया, वो डिस्कशन ज़रूर होती है, मगर वो हर एक पॉइंट पर वो अपनी वजह बताते हैं, अपनी रीजंस देते हैं, स्टैटिस्टिक्स से डिस्कस करते हैं कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। ये इससे पहले फवाद आलम का बहुत आ रहा था, उसमें मेरा सिंपल एक मैसेज होता है हमारे सिलेक्टर्स को कि अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी है और जो आप जिस पोजीशन के लिए उसको प्लेयर को देखना चाहते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, तो मेरिट, सिर्फ मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट के अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, PSL के हवाले से आखिरी सवाल, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत होता है, बिल्कुल ये उसको हम वाइंड अप कर रहे हैं शो को। एक तो फ्रेंचाइज के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट सामने आया, वो अदालत भी गए। दूसरा PSL 6 पाकिस्तान में किस अंदाज से कराना चाहेंगे, किन शहरों में आपकी इस पर टारगेट्स हैं? दूसरा पेशावर के वेन्यू पे भी कुछ बता दीजिएगा। और साथ में जो फ्रेंचाइजीज़ हैं हमारी, वो बड़ी एक्टिविटीज़ करती हैं और हमने देखा कि उनकी एक्टिविटीज़ से अब टैलेंट भी आने शुरू हुआ है। और पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें तो उनकी ग्लोबल ज़ल्मी लीग है, मदरसा लीग है, लाहौर कलंदर्स के पास प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस पर आपकी क्या राय है, और इसको आप समझते हैं कि मज़ीद लिंक किया जा सकता है, फ्रेंचाइज और PCB कुछ बेटर वर्किंग रिलेशन में आ सकें? ये सर आखिरी सवाल प्लीज़। देखिए मेरी रिलेशनशिप फ्रेंचाइजीज के साथ हमेशा अच्छी रही है, मगर आप सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि फ्रेंचाइजीज जितने भी हैं किसी ने अभी तक ठीक तरह पैसा नहीं बनाया। एक या दो ने जो शुरू में आए थे कम कीमत तो उनका कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बट ऑन द होल ये सारे फ्रेंचाइजीज पैसा लूज कर रहे हैं। हम उनके साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको जो हमारी एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ किस तरह एडजस्ट कर सके विद इन द लॉ। ये भी हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये कोई प्राइवेट बिजनेस तो है नहीं, हमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ है उसके मुताबिक चलना है, मगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या तरीके हैं कि इन्हें नुकसान नहीं हो, इनफैक्ट फ़ायदा हो, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन अभी तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में पूरा PSL आया इस साल। अनफॉर्चुनेटली वो भी उसमें भी कोविड आ गया बीच में, तो इनका वो फ्लो ख़त्म हो गया। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादा सारे मैचेस होंगे और ये आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो बढ़ती जाएगी। लाहौर कलंदर्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ें कर रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं थी पाकिस्तान में, और मैं इनको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये और करें। और इनके साथ मैं इनको पार्टनर समझता हूँ, मैं इनको ये नहीं समझता कि वो कुछ और कर रहे हैं एक तरफ पर, हम कुछ दूसरी तरफ पर कर रहे हैं। हम इकट्ठे मिल के और इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पेशावर की आपने बात की, मुझे नहीं लगता जो कोविड की वजह से कि वो PSL 6 के लिए तैयार होगा। अफसोस की बात है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि पेशावर में PSL 6 हो,
मगर जो स्टेडियम की रफ्तार है काम की, वो नामुमकिन है कि वो होगा। ठीक है मानी साहब, का बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम बड़ा कम था, सवालात और भी ज़्यादा थे, लेकिन ठीक है, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ और जितने भी और पॉलिसी मैटर्स हैं उन पे एटलीस्ट आपका व्यू पॉइंट लोगों तक पहुंचे, जो लोगों के ज़हनों में सवालात थे उनके जवाबात मैंने हासिल करने की कोशिश की। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।